नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मणिपुर से शुरू होकर कांग्रेस की यह यात्रा 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। इस दौरान राहुल गांधी 60 से 70 कांग्रेस नेताओं के साथ बस से यह दूरी तय करेंगे। इस यात्रा से कांग्रेस को खासी उम्मीदें हैं। वहीं बीजेपी इस पर अब सवाल खड़े कर रही है। इस पर चर्चा करो, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने थौबल जिले से हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। इस इवेंट में शामिल होने के लिए दिल्ली से इंडिया की विशेष फ्लाइट से सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, आनंद शर्मा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अशोक गहलोत, अभिषेक मनु सिंघवी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी समेत 70 के करीब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ इम्फाल पहुंचे। मणिपुर से शुरू होकर कांग्रेस की ये यात्रा 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और उसके बाद 20 मार्च को मुंबई में ये यात्रा समाप्त होगी। इस दौरान राहुल गांधी 60-70 कांग्रेस नेताओं के साथ बस से ये दूरी तय करेंगे। प्रमुख जगहों पर वे पैदल मार्च भी करेंगे। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी कड़ी है, जिसमें कांग्रेस नेता ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बताते हुए रविवार को हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी को आगे बढ़ाने और नेहरू गांधी परिवार की पकड़ बनाए रखने पर जोर देने की बजाय पार्टी छोड़ने वाले नेताओं और अपनी पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा प्रताड़ित लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। वहीं इस यात्रा से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं, तो वहीं बीजेपी यात्रा पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना न्याय दिला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता हैं सुरेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी, फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार है आशीष दुबे जी, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में कितना भारत जुड़ा या कितनी कांग्रेस जुड़ी, वो तो रिजल्ट और परिणाम आपके सामने है। अभी भारत न्याय यात्रा जिस तरह से आप चला रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? हालांकि विपक्ष इसे, बीजेपी इसे कहीं ना कहीं राजनीतिक यात्रा बता रही है। इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या क्या कहानी है? फिरोज जी। तैनात, इसका नंबर क्या है? फिरोज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुरेंद्र जी, जिस तरह से देखा जाए राजनीतिक यात्रा आप इसे कह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ये राजनीतिक यात्रा नहीं है तो और क्या है? मैं आपके चैनल पर जो नाम देख रहा था, ये 60-70 नेता राहुल गांधी के साथ बस में यात्रा करेंगे। ये वो फ्यूज बल्बों की झालर है जिनसे कभी उजाला नहीं हो सकता। अपना अपना विधानसभा हार चुके हैं, लोकसभा हार चुके हैं, और गांधी परिवार के रहमो करम पर जिनकी राजनीति चल रही है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए मैं इसको कहूं, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, ये राहुल गांधी के साथ अन्याय यात्रा है। एक प्रसिद्ध वक्ता है शिव खेड़ा जी, आपने नाम सुना होगा। वो कहते हैं कि अगर आप मछली से कहो वो पेड़ पर चढ़ जाए तो उसका परिणाम क्या होगा, और गिलहरी को कहें वो पानी में तैरे तो उसका परिणाम क्या होगा। जिसकी जो योग्यता नहीं उससे वो काम कराएंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा। और यहां मैं इस संदर्भ में उल्लेख करना चाहूंगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुफरान आजम ने आज से कई साल पहले एक पत्र लिखा था कि सोनिया गांधी का बेटा राजनीति के लायक नहीं है, उससे कुछ और काम कराया जाए। तो एक अयोग्य व्यक्ति को आधार पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। आपने भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम देख लिए। यात्रा जहां से निकली वहां से 2 राज्य उनके चले गए। मध्य प्रदेश में 32 विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा निकली थी, 32 के 32 कांग्रेस हार गई। हम जो कहते हैं ना कि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा ढार, ये तो कांग्रेस को बिटाने का काम करेगी। पिछली यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, कश्मीर में जाकर समाप्त हुई थी। यात्रा समाप्त होने से पहले गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। ये यात्रा मणिपुर से प्रारंभ हो रही, मुंबई में समाप्त हो रही। आज यात्रा शुरू हुई, आज ही मिलिंद देवड़ा जैसे व्यक्ति कांग्रेस छोड़कर चला गया। तो ये कांग्रेस को तोड़ने वाली यात्रा है, ये असफल प्रयास है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसमें कुछ हाथ आने वाला नहीं है। 9 दिन चले 2.5 कोस वाली यात्रा साबित होगी। फिरोज जी, अब तक आवाज आ रही है? ठीक है, फिरोज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। आशीष जी, ये 15 जगह से होकर गुजरेगी, जो 15 शहर है, कई जिलों से गुजरेगी, तमाम सारे
तैयारी की गई है इस यात्रा को जोड़ने के लिए। कहा यह जा रहा है 357 कुछ लोकसभा सीट इनके पूरे रास्ते में पड़ने वाली है जहां पर ये कवर करेंगे, और मकसद भी वही है। और पिछला का रिजल्ट अगर देखें 2019 का तो बड़ा खराब रहा है, कुल टोटल 7 सीटें जीत पाए हैं ये 357 में से। तो ये इसीलिए ये रूट तय किया गया है कि कहां से ये न्याय यात्रा निकाली जाए, यही मकसद है इनका। निश्चित तौर पर यही मकसद है, क्योंकि देखिए राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब कभी भी कोई भी काम करता है तो उसका कोई ना कोई परोक्ष या अपरोक्ष नजर उसकी राजनीतिक लाभ पर ही होती है। तो अगर ये राजनीति से प्रेरित यात्रा भी है, राजनीति चमकाने की यात्रा भी है, तो भी एक राजनीतिक व्यक्ति को इस चीज की मैं मानता हूं कि इतनी आजादी तो होती है। और कई लोग इस तरह की यात्रा करते हैं, लोग पैदल यात्रा करते हैं, लोग अपने क्षेत्रों में यात्रा करते हैं, और सारी ही पार्टी के लोग इस तरह यात्रा करते हैं। तो यात्रा जो है मुझे लगता है सिर्फ एक जुड़ाव का ही एक सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। राजनीति लाभ जो है उसके साथ साथ चलने वाला एक प्रभाव है जो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उठाने के लिए स्वतंत्र होता है। राहुल गांधी की यात्रा का जहां तक मामला है, तो पहली यात्रा उनकी जितनी भी प्रभावी नजर आई थी या उसके आउटकम जो नजर आए थे वो इस यात्रा से सामने आएंगे मुझे लगता नहीं, क्योंकि इसका देखिए एक तो हाइब्रिड मोड में यात्रा हो रही है, इसमें अधिकतर सफर जो है बसों से या वाहन से करना है उन्हें, तो उसमें वो जुड़ाव का मौका नहीं है। क्योंकि और दूसरी बात है, यात्रा पूरी करने की जल्दबाजी इसमें ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि दूरी बड़ी है और समय कम है। इसे 20 मार्च तक खत्म करना है ताकि उसके आसपास आचार संहिता का वक्त आ जाएगा, चुनाव ऐलान होने लगेंगे। बावजूद कांग्रेस ने जो रूट मैप अपना बनाया है वो इसी मकसद से है कि वो जो सीटें रास्ते में पड़ती हैं उसमें कांग्रेस जीती नहीं है अभी लंबे समय से। तो इसलिए अगर कांग्रेस को गणित साधती है तो ये पूरा जो उपक्रम है, ये पूरा वो सिर्फ यही है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने रिजल्ट को कैसे सुधार ले, जो दो बार में नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बात और भी है, राहुल गांधी को लेकर भी अगर हम इसको माने तो एक दार्शनिक ने यह भी कहा है कि जो लोग यात्रा नहीं करते वो जीवन का सिर्फ एक पन्ना पढ़ते हैं। तो यात्रा करना किसी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अगर अब वो इसमें सीख लें तो ये उनके ऊपर है, और कांग्रेस को लाभ मिल जाए तो वो उसका एक बाय प्रोडक्ट जैसा मान लेंगे। तो ये एक यात्रा है, लेकिन इसके राजनीतिक संदेश इसलिए साफ हैं क्योंकि ये मणिपुर से शुरू हुई है और इसका जो रास्ता है वो लोकसभा के उन क्षेत्रों से गुजरता है जहां कांग्रेस सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए इसका जो भी असर है ये निश्चित तौर पर जो है यात्रा सफल हो या ना हो, इसका आकलन और इसका लोकसभा चुनाव की सफलता ये राहुल गांधी के जो कहना चाहिए उनका कैरियर का जो वो कहना चाहिए जो सीआर होगी उसमें जुड़ जाएगी। ठीक है फिरोज जी, अब तक आवाज आ रही है? जी आ रही जी। फिरोज जी, भारत जोड़ो यात्रा में क्या सफलता मिली, क्या मिली नहीं, आपको अच्छे से पता होगा, मंथन भी क्या होगा। हालांकि जो भारत न्याय यात्रा है इससे कितनी अपेक्षाएं हैं और ये न्याय किस चीज का न्याय और कैसा न्याय? देखिए, ऐसा है कि ये जो देश में आज जिस तरीके का माहौल चल रहा है और जो नीतिगत फैसले सरकार ले रही है, आप 12 देखिए आर्थिक न्याय की बात की कांग्रेस ने, तो 12 लाख करोड़ के आपने कंपनियों के फैक्ट्रियों के माफ कर दिए लोन, लेकिन किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया। बेरोजगारी की स्थिति ये है कि जो भारत के देश के संसाधन है, जो कंपनियां हैं वो बेची जा रही है और लोगों को जो है उनको है ना रोजगार का न्याय नहीं मिल रहा है। मणिपुर की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री को लक्षद्वीप जाने की फुर्सत है, उनको विदेश जाने की फुर्सत है, लेकिन जो लक्षद्वीप है वो 2 भागों में बढ़ गया, मैतई और कुकई। तो ऐसा माहौल, एक सिविल वॉर मणिपुर में हो रहा है। राहुल गांधी जी 2 बार गए और हमने इसलिए वहां से संदेश दिया कि ये नफरत के खिलाफ है हमारी यात्रा। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसलिए इसका नाम दिया है। ठीक है, एक नेता तो है इस देश में राहुल गांधी जी के रूप में जो पूरे देश में घूम रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। चुनाव आएंगे, ऐसे अभी 24 में आए, 29 में फिर आएंगे, तो निश्चित ही जब हम हमारी बात लोगों तक पहुंचाएंगे तो निश्चित ही चुनाव में उसका लाभ मिलेगा। जो देश, जो भारत जिस तरीके से बदल रहा है, जो आईएएस थे यूपीएससी लाती थी, इन्होंने पता नहीं एक नया सिस्टम ला दिया। जो कलेक्टर है वो कोई मतलब जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठ रहे हैं वो चुने हुए लोग नहीं, मतलब संविदा के आधार पर चुनने लगे। तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं देश में, उन देशों के दिक्कत में उनका जो न्याय होना चाहिए लोगों का,
जो देश की संपत्ति है उसका जो बंटवारा है वो लोगों में एक समाजवादी तरीके से होना चाहिए, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी से तो मैं ये सवाल करता हूं कि कोई एक तो नेता ऐसा पैदा करो भाई, 100 साल होने को आ गए आपके संगठन को, तो ऐसा नेता पैदा करो जो देश की सड़कें नापे, पैदल पैदल चले। ये हेलीकॉप्टर का जो कल्चर है, जो अब अभी सुना है बीजेपी कार्यालय जो मध्य प्रदेश का, उसके ऊपर भी हेलीपैड बना रहा, उस हेलीपैड को आप खत्म करिए और लोगों के बीच जाइए और लोगों से चर्चा करिए। ईवीएम ज्यादा दिन तक साथ नहीं देगी आपका। सुरेंद्र जी जरूर जी बोले। फिरोज भाई, आपने 29 की बात कहकर एक बात तो साबित कर दी कि आपने मान लिया कि 24 में आपका फट्टा साफ होने वाला है, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह पराजित होने वाली है। आप किस हेलीकॉप्टर की बात करते हैं? ये ऐतिहासिक तथ्य है कि भोपाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, उनकी सिगरेट की डिब्बी छूट गई थी इन दिल्ली में, तो उसको लेने के लिए प्लेन गया था। ये आपकी कांग्रेस की संस्कृति है। हमने सड़कें नापी है, लोगों का दिल जीता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप मणिपुर से यात्रा शुरू कर रहे हैं। आपकी यात्रा में आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है तो मोइरांग से क्यों शुरू नहीं हो रही, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था? आपकी यात्रा मुंबई में समाप्त हो रही है तो शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण यात्रा क्यों नहीं जा रही, जहां देश की आत्मा बसती है? आप किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की यात्रा में मैतेई समाज का कौन प्रतिनिधि वहां है, कुकी समाज का कौन प्रतिनिधि वहां है? और आप 357 सीटों पर जा रहे हैं। कांग्रेस की हैसियत तो 357 सीटों पर है नहीं। आप जिसको कहते हैं आपका गठबंधन, जिसे आप इंडिया कहते हैं, मीडिया इंडी कहते हैं और हम घमंडिया कहते हैं, क्या उस गठबंधन के साथ इस यात्रा में राहुल गांधी का साथ देंगे या नहीं देंगे? ये सवाल जनता आपसे पूछती है। एसी बस में आराम से यात्रा करेंगे। और जो मैंने कहा, शायद आप उस समय सुन नहीं रहे थे, कि ऐसे लोग जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं राहुल गांधी के माध्यम से, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, ये जो फ्यूज बल्बों की झालर आपने इकट्ठी कर रखी है, ये आपको रोशनी कैसे दे पाएगी? ये सवाल भी देश की जनता आपसे जानना चाहती है। फिरोज जी, ऐसा है साहब, ये इको हो रहा है बहुत ज्यादा कि मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव, झंझट ही खत्म, लोग आपके ऊपर इल्जाम भी नहीं लगाएंगे और ईवीएम का इल्जाम भी नहीं आएगा। हालात ये है कि चुनाव आयोग भी जो है उसकी नियुक्ति अब सरकार कर रही है, वो भी अब स्वतंत्र संवैधानिक संस्था नहीं रहा, उसकी ये स्थिति करती है। और रही बात नेहरू जी, तो नेहरू जी की बराबरी मत करिए भाई। वो बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू के लड़के थे। आनंद भवन जो था वो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय हुआ करता था। मोतीलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेस का खर्चा उठाया करते थे, क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। और सावरकर जो थे वो अंग्रेजों से पैसे ले रहे थे, ये फर्क है। और उनकी माचिस की डिबिया की बात छोड़ दीजिए, कोई अपने आप को चाय वाला बताए और 10 लाख का सूट पहने तो फिर उसको क्या बोला जाएगा? 8,500 करोड़ का एरोप्लेन खरीदे, उसको क्या बोला जाएगा? तो ये ढोंग ढकोसले, इन चीजों को बंद करिए। मोदी जी से बताइए कि न्याय का ये लोगों का क्या होगा? बेरोजगारी के 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप ये बताइए कि गंगा क्यों साफ नहीं हुई? आप ये बताइए कि 15 लाख रुपए क्यों नहीं मिले लोगों को? आप ये बताइए कि 50 का पेट्रोल 110 में क्यों मिल रहा है? तो ये बताइए कि 400 की गैस जो है 1200 में क्यों मिल रही है? हमको इन बातों का जवाब चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री नहीं गए मणिपुर? क्यों लोगों से चर्चा नहीं की उन्होंने मणिपुर में जाके? हम हमारे सवाल ये हैं और इन सवालों के जवाब हम भारतीय जनता पार्टी से लेके रहेंगे। 12 लाख करोड़ अंबानी के माफ किए, अडानी के माफ किए, सेठों के माफ किए, किसान के 12 रुपए क्यों माफ नहीं किए? किसान को एमएसपी कब दोगे? ये हमारी न्याय यात्रा का उद्देश्य है। हम ये बातें लेके लोगों के बीच जाएंगे, चर्चा करेंगे, लोगों को अपनी बात बताएंगे और आ जाइए बैलेट पे, पता चल जाएगा आपको 356 में से कितनी सीटें आपको आती है, सब देखने मिल जाएगा अपने आप। आशीष जी, ये जो फिरोज जी ने बातें कही हैं कुछ तो तार्किक हैं। अब जैसे कि सूट वाली बात या एरोप्लेन वाली बात, वो निजी एरोप्लेन उनका तो है नहीं, वो देश का एरोप्लेन है। और निजी सूट, अगर प्रधानमंत्री 1000 रुपए का सूट पहन के अगर किसी विदेश मंत्री से या फिर किसी दूसरे देश के प्रतिनिधि से मिलने जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता, वो अलग चीजें हैं। खैर, कांग्रेस उस मुद्दा बना के रख रही है, वो अलग बात है। लेकिन कुछ उन्होंने जो तार्किक बातें कही कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका जो माफ किया गया है कर्ज,
जाहिर सी बात है वर्णन कहीं ना कहीं से तो पड़ेगा, जनता पे ही पड़ेगा और कहीं तो नहीं पड़ेगा। गंगा अब तक साफ नहीं हुई, एक अच्छा मुद्दा था कि गंगा अब तक साफ नहीं हुई, उस पर करोड़ों रुपए बहा दिया गया है। गंगा वाकई अभी तक उस रूप में नहीं आ पाई जिस रूप में सोची गई थी। तो कुछ ऐसे वाकई उन्होंने मुद्दे हैं जो उठाए हों, बीजेपी को इसको जवाब देना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर यदि विपक्ष इस तरह के मामले उठाता है तो एक बात तो ये है कि सरकार जवाब दे ना दे, ये एक इसका राजनीतिक भी कुछ पैंतरेबाजी होती है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये जनता के गले में उतारने की जिम्मेदारी भी विपक्ष की होती है। बिल्कुल सही। वो मुद्दे जितने अच्छे से उतरेंगे, जितने तथ्यात्मकता से, जितनी तार्किकता से उतरेंगे, उसका ही फायदा चुनाव में किसी भी दल को मिलेगा। यहाँ कांग्रेस अगर ये मुद्दा उठाती है, दूसरे दल उठाते हैं, तो उन्हें इसको जनता के गले उतारना पड़ेगा। कांग्रेस का अगर यहाँ पर जिक्र है तो कांग्रेस का ऐसा नहीं कि कांग्रेस कोशिश नहीं करती है, कांग्रेस, लेकिन कई बार एक राजनीतिक तौर पर भी होता है और भावनात्मक तौर पर भी होता है कि जनता के मन में एक निश्चित छवि होती है और उस तरह से बहुत सारी चीजें जो हैं, कई बार जो है कुछ कमियां छुप जाती हैं, बहुत सारी उपलब्धियां सामने आ जाती हैं। इस दौर का आनंद कांग्रेस ने भी लिया है। बिल्कुल, कांग्रेस का भी एक लंबा दौर था, कांग्रेस ने बहुत लंबा किया और कुछ स्थितियां ऐसी बदली कि भाजपा ने उन मुद्दों को गले उतारा लोगों के। तो कांग्रेस को इस कोशिश को करना होगा और ये निश्चित तौर पर है कि भाजपा की तरफ से उस पर करारे हमले होंगे। ये वही है जैसा पिछला कालखंड था, ये बिल्कुल भूमिकाएं बदल जाती हैं, तो ये चीजें तो होती हैं। लेकिन यदि कांग्रेस ही अगर हम यूं भाजपा और कांग्रेस और विपक्ष और इंडिया गठबंधन की बात करें तो सिर्फ कांग्रेस अभी विपक्ष में एक ऐसी पार्टी है जिसका पूरे देश में कहीं ना कहीं नेटवर्क मिल जाता है। तो उस नेटवर्क को जब तक कांग्रेस जिंदा नहीं करेगी, जब तक उसको पूरा संगठन के तौर पर अपने आप को मजबूत नहीं करेगी, तब तक बीजेपी जैसी एक बड़ी चुनावी मशीनरी से लड़ने का उसका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये जो यात्राएं हैं और ये सारी जो चीजें हैं, ये एक अच्छा प्रयास है, मैं तो इसको मानता हूं, क्योंकि देखिए चंद्रशेखर ने भी यात्रा की है, बहुत लोगों ने यात्रा करी है और सबको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिला है। बशर्ते ये है कि उसके साथ साथ जो संगठन काम करते हैं राजनीतिक दलों के, वो भी उतने तत्पर होने चाहिए ताकि वो जो चीजें हैं वो जनता तक पहुंचे और जनता उनसे कन्विंस हो। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जहां तक मौजूदा दौर की बात है, जो कमियों की बात फिरोज भाई भी कर रहे हैं, वो चीजें लोगों को महसूस होती हैं, ये चीजें समझ में आती हैं, लेकिन बहुत आगे तक उसकी व्यापकता है, उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां तक उसको जाना होगा। और दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी की जो सरकार है, पिछले 9-9.5 साल से सरकार है, तो उसने कई मोर्चों पे एक बेहतर काम किया है। कई मोर्चों पे उसका काम, उसमें उसके राजनीतिक विरोधी भी इस बात को कहीं ना कहीं मानेंगे, कुछ जगह पे बहुत बेहतर काम हुए हैं। जहां पर कमी महसूस हो रही थी वो काम हो गए हैं, लेकिन जहां पर कमी रह गई है वो अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस का रास्ता बना सकती है। कांग्रेस अब उसको कैसे अगले, क्योंकि समय अब बहुत कम है, 3-4 महीने हैं, कांग्रेस कैसे अपना रास्ता बनाएगी ये उसके कौशल पर निर्भर है। सुरेंद्र जी, देश में कुछ बड़े बड़े मुद्दे ऐसे थे जो कि सालों से लोगों के जहन में दफन थे, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो 370 का, चाहे वो बाबरी मस्जिद का हो, 2-3 मुद्दे और भी बचे हैं, जैसे एक पीओके का हुआ, एक मथुरा का हुआ, काशी का हुआ, और कुछ गाय माता को हिंदू दर्जा दिलाना, पशु का, मतलब तमाम सारे, रामायण को एक उसका दर्जा दिलाना, राष्ट्रीय पुस्तक का, तमाम सारे मुद्दे अभी भी हैं जिसके लोग ऐसा समझते हैं कि शायद बीजेपी के अलावा किसी और में इच्छा शक्ति ऐसी है नहीं, ना कोई कर पाएगा, क्योंकि आपने वो काम करके दिखाए। तो इसका यही कारण है कि जो छोटे मोटे मुद्दे हैं जैसे महंगाई हुआ और अन्य मुद्दे हैं जैसे कि अभी फिरोज जी ने बताए, वो ढक जाते हैं इस आड़ में कि शायद मोदी जी आएंगे तो इस बार तो ये जो रहे बचे मुद्दे भी हैं वो शॉर्ट आउट करेंगे। नहीं, देखिए, मुद्दे चाहे महंगाई हो, चाहे व्यवस्था का हो या सुशासन का हो, हमने जनता के हित के, देश के हित के और देश के सम्मान स्वाभिमान के जो विषय सब कुछ छुआ है उसको उठाकर उसको हल करने का प्रयास किया है। अब फिरोज भाई की पार्टी तो एक अंग्रेज ने बनाई, अंग्रेज के द्वारा संचालित, विदेशी मान्यताओं के आधार पर संचालित, और ये बड़ी बातें कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू के बेटे थे जवाहरलाल नेहरू जी। अब मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी क्या करते थे, अगर इतिहास में जाएंगे तो बात निकली दूर तक जाएगी। कितने बड़े वकील कैसे बने, क्या ब्रिटिश शासन में भारत के किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा था कि इतना बड़ा वकील तैयार हो सके, इतनी महंगी फीस दे सके, तो किसकी लड़ाई लड़ते थे मोतीलाल नेहरू जी। एक विषय ये है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट की उन्होंने बात की है। मैंने फिरोज भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि मैतेई समाज का कौन व्यक्ति इनकी यात्रा में है, कुकी समाज का कौन व्यक्ति यात्रा है, मोइरांग राहुल गांधी क्यों नहीं गए। तीसरी बात है, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। उसी नॉर्थ ईस्ट पर इंदिरा गांधी जी ने वहां की जनता पर बम गिरवाए थे और जो लोग मरे थे, जो बम गिराने वाला व्यक्ति था, बाद में वो एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। वहां लाल डेंगा जैसे आतंकी मुख्यमंत्री बनाया गया। नेहरू जी ने असम के बारे में कहा था,
आई एम सॉरी अबाउट असम, आपने असम को चाइना के हवाले छोड़ दिया था, यही आपकी वहां की पॉलिसी थी। आज पूर्वांचल का विकास हो रहा है। आदरणीय भाई की बात से पद में ध्यान में आई, 2014 में लोकसभा चुनाव में मेरे शिवपुरी जिले में कांग्रेस की नेत्री नगमा प्रचार करने आई थी। चंदेरी से शिवपुरी इसलिए नहीं आई कि सड़कें खराब हैं, हाईवे उनको ठीक नहीं लग रहा था। आज ये मोईरांग से मुंबई जा रहे हैं, 6000 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं, दंदनाती हो जाएंगे, दचके भी नहीं लगेंगे, बड़े आरामदायक इनकी यात्रा होगी। वो हाईवे किसने बनाए हैं, वो विकास की कल्पना किसने दी है? भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आपकी सरकार ने विकास नहीं किया। आपकी सरकार में गैस के सिलेंडर के लिए लोग लाइन में लगते थे, आप महंगाई की बात करते हैं। आपकी सरकार में टेलीफोन के दर्शन नहीं होते थे, आप उसकी बात करते हैं, संचार सुविधाओं की बात करते हैं। आपकी सरकार में देश का विकास नहीं होता। अरे भारत में तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल से पहले तक सीमेंट के लिए भी परमिट लेना पड़ता था, किसी की रिकमेंडेशन लिखनी पड़ती थी, तब सीमेंट मिलता था। यह भारत की आपने अधोसंरचना की थी, आपने विकास के लिए काम नहीं किया था। आज विकास की नहीं है भारत, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लिखी है। अटल जी ने, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के माध्यम से, अब अटल जी की बात करें तो किसान का क्रेडिट कार्ड भी आएगा, कर्जा माफी भी आएगी, फिर बाकी सरकारों की बात करेंगे। आज मोदी जी ने जिस प्रकार ये विकास का मॉडल सेट किया है, हम सिद्धांतों पर भी चले हैं, हमने मान्यताओं को भी सम्मान दिया है। हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। फिरोज भाई अब तारीख है 22 जनवरी, अब आप पूछ रहे राहुल गांधी कब जाएंगे? आपने तो कहा हम तो नहीं जाएंगे। तो आप ये जनता की भावनाओं को समझने का काम कांग्रेस नहीं कर सकती, इसलिए मात खाती है। अगर राहुल गांधी की यात्रा अयोध्या भी जाती तो शायद कांग्रेस को 1% लाभ मिलता। राम तो दयालु, सबको माफ कर देते हैं, पर ये तो राम से दूर भागते हैं, इसलिए उनको उसका पाप सजा भुगतना पड़ती है। ठीक है फिरोज जी, मुद्दा राम मंदिर का भी आ गया बीच में, तो ले ही लेते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ जी जी रखे बात, ऐसा है कि इनका चोर चंपत रहा है, ठीक है। फिरोज जी शब्द चयन ठीक कीजिए, शब्द चयन ठीक कीजिए आप। चोर चंपत रहा है, तीसरी बार बोलूं? मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी बोल सकता हूं। जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? जो चंपत राय ने जमीनें बेची है, वो जांच रिपोर्ट कहाँ है? सारा कोर्ट में है, कोई गलत नहीं हुआ है। फिर मैं राजीव गांधी को चोर बोलूं, बोफोर्स का दलाल बोलूं? 1400, मैं भी राजीव गांधी बोफोर्स का दलाल बोल सकता हूं। मैं वही कह रहा हूं, मैं भी राजीव गांधी बोफोर्स दलाल बोल सकता हूं। मर्यादा आप तोड़ेंगे तो मैं भी तोड़ सकता हूं। ठीक, तीसरी बात बताइए। राजीव गांधी बोफोर्स का दलाल बोल रहा हूं। क्यों नहीं जा रहे शंकराचार्य, क्यों नहीं जा रहे वहां? आप पूछे ना, शंकराचार्य जी से सबके पत्र आ गए हैं। क्यों धर्मशास्त्र के विरोध में क्यों काम हो रहा है? आप कितने शंकराचार्य को मानने वाले हैं? आपकी सरकारों में शंकराचार्य पर लाठियां चलाई गई। जब तमिलनाडु में जिस गठबंधन के आप सहयोगी हैं, उन्होंने शंकराचार्य को दिवाली दिन गिरफ्तार किया, तब कांग्रेस कहां थी? आप कौन से शंकराचार्य की बात करते हैं? अरे आप तो ये बताओ, धर्मशास्त्र के विरोध में क्यों काम हो रहा है? कोई धर्मशास्त्र नहीं है। जिस अभिजात मुहूर्त में, जिस नक्षत्र में राम का जन्म हुआ था, उसी नक्षत्र रामलला विराजमान है। आप बताइए, दर्शन करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये हम जाएंगे, हम लोग कब जाएंगे? जब राम नाम सत्य हो जाएगा, मई के बाद जाएंगे, जब चुनाव हार जाएंगे। जब राम नाम सत्य हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे। भाजपा तो राममय है, सारा देश राममय है। 101 का तिलक देश की जनता करेगी। अभी 303 है, लोकसभा चुनाव में 404 आएंगे। शंकराचार्य जाएंगे, वहां कांग्रेस भी जाएगी। जहाँ शंकराचार्य जाएंगे धर्म के काम में। जब शंकराचार्य को जेल में डाला गया, तब कांग्रेस कहां थी? शंकराचार्य को 1966 में लाठी चलाई गई, तब कांग्रेस कहां थी? ठीक है, मेरा लास्ट कमेंट आशीष जी से है। ठीक है फिरोज जी, सुरेंद्र जी, ठीक है। आशीष जी, जिस तरह से रही बात शंकराचार्य जी, शंकराचार्य जी तो बहुत पहले मना कर चुके थे जो 4 चीजें, कांग्रेस ने हालांकि इसमें बाद में मना किया। कांग्रेस ने ना करने का जो रीजन उनका निजी हो सकता है, उसमें लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ इसका कुछ इफेक्ट या फिर कुछ इन्हें झेलना पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोग उसी परिदृश्य से देख रहे हैं कि ना करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। दूसरा ये भी आंसर करिएगा कि महंगाई वाला मुद्दा, जिस तरह से लास्ट 2014 में हमने देखा कि एक आखिरी ताबूत में कील बीजेपी ने महंगाई की ठोकी थी कांग्रेस में, तो ये उस तरह से महंगाई वाला मुद्दा, बहुत हाइप पे महंगाई, फिर भी उस तरह से उठा नहीं पा रही कांग्रेस इस न्याय यात्रा से जो कुछ लाभ होने वाला है लोकसभा चुनाव। देखिए, मैं वही एक अपेक्षा होती है सभी लोगों की कि जब आप कोई अभियान लें तो उसको जनता के गले तक उतारें। और आप जो मुद्दे कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको हल होना भी बाकी है। और महंगाई जो है एक बड़ा मुद्दा है, आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन ये देखिए, सरकार और सरकार का जो दल है भाजपा, ये उसकी एक सफलता ही है कि इन चीजों के साथ साथ इन चीजों को लेकर भी वो जनता को अपने साथ जोड़े हुए है। तो ये जो हुनर है, ये राजनीति में महत्वपूर्ण होता है। और जो महंगाई और कुछ बेरोजगारी का जो मुद्दा है, ये हमेशा ज्वलंत रहा है और ये लोगों को परेशान भी करता है। लेकिन अब ये इसको कितने तरीके से उठाया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये है कि
और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, एक चीज है, अभी एक रिपोर्ट है कि जो सरकारी जो कर्ज है वो पिछले 40 सालों में अपने उच्चतम स्तर पर है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये सब बहुत गूढ़ बातें होती हैं, जनता को उसके मतलब से बातें होती हैं। वो बातें जब अगर जनता से की जाएंगी तो निश्चित तौर पर इन चीजों पर फैसला होगा। राम मंदिर जो है एक बड़ा मुद्दा है और ऐसे वक्त पर आया है जब चुनाव सामने है, तो निश्चित तौर पर जनता का भावनात्मक जुड़ाव इन चीजों से होता है। और इसका भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता अपनी ज्वलंत चीजों को भूलती। कई चुनाव इस तरह के रहे हैं जिसमें जनता ने अपने प्रासंगिक चीजों पर वोट किया है। और दूसरी बात, आप इसके जो हम राजनीतिक लाभ की बात कर रहे थे तो, और राम मंदिर की बात कर रहे थे तो, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे बात कर रहे थे, तो कांग्रेस ने जो इस मंदिर को लेकर के जो उसको निमंत्रण और वहां नहीं जाने का फैसला किया है, शंकराचार्य ने तो किया ही है। तो अगर कांग्रेस ने किया है तो मैं ये इस तरह से मानता हूं कि कांग्रेस पिछले कई सालों से ढुलमुल किस्म की अपनी आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। कभी वो इस तरफ होती है, कभी उस तरफ। कांग्रेस अगर उसे नहीं जाना है मंदिर, तो उस बात को जनता तक पहुंचाए कि वो क्यों नहीं जा रही है, बात यही आएगी। तो और दूसरी बात है, जैसे बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी पे बिल्कुल सख्त है, बिल्कुल टिकी हुई है कि वो जो है वो साफ है। अगर आप उसको हिंदुत्व से बोलो, राम मंदिर से बोलो, या जो भी जैसा बोलना है वो है। कांग्रेस कभी सॉफ्ट हिंदुत्व पे जाती है, कभी हार्ड हिंदुत्व का विरोध करती है, कभी फिर वो अपनी पुरानी लाइन पर चलने की कोशिश करती है। मेरा ये है कि अगर कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी पर टिकी रहे, जिस पे भी टिकना चाहे वो, या इधर या उधर, लेकिन उसको एक फर्म डिसीजन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसको फिर वो उस लाभ की चिंता, जो राजनीतिक लाभ वो देखना चाहती है, फिर वो 5 साल बाद हो या 50 साल बाद हो, जब वो कोई अपनी आइडियोलॉजी पर टिकेगा, तभी भाजपा और कांग्रेस के बीच में मतदाता फर्क कर पाएगा। वो फर्क करने का मौका देना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका, फिरोज सिद्दीकी जी का, आपका आशीष दुबे जी आपका, लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं, हालांकि इससे काफ़ी उम्मीदें हैं कांग्रेस को और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को कि इससे कुछ ना कुछ लाभ होगा। लेकिन जो पुराना अगर रिकॉर्ड देखें तो उसमें ये देखने वाली बात होगी कि जिस हाशिए पर इन 357 सीटों पर कांग्रेस है, वहाँ पर ये न्याय यात्रा कितना ऑक्सीजन दे पाती है, देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।